अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सर्दियों का मौसम जो है वो आ चुका है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मगर ठंडी हवाओं के साथ साथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन तमाम हलकों में, उन तमाम लोगों में जो कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे अफराद जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक जो है अपनी हमदर्दी पहुँचाएँ। अब हमदर्दी हम कैसे पहुँचा सकते हैं? मोटा कंबल देकर, गर्म कपड़े देकर, ऐसी तमाम चीज़ें उन तक देकर जो कि वो मुस्तहिक हैं। तो व्यूअर्स, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग हर रोज़ जो हैं ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो कि बिल्कुल नहीं होती हैं, और हमारे पास वो जहन नहीं आता कि हम ये चीज़ें जो है कहाँ डोनेट कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जैसे SOS विलेज और भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही हैं, बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं, मुस्तहिक लोगों के ऊपर, और ऐसे लोगों के ऊपर जो कि वाकई जो है इन तमाम चीज़ों के जो है वो एक मुस्तहिक हैं। तो आज का हमारा ये छोटा सा मैसेज ये है कि हम आज बात करेंगे एहसास की, रवादारी की और हमदर्दी की। हमदर्दी का पैगाम देने के लिए आज हम शो का अपना आगाज़ करेंगे कि हम सबका फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द जो हैं वो कमज़ोर और मोहताज लोगों की निशानदेही करें, उन तक देखें और सर्दियों की आमद से पहले पहले उन तक वो चीज़ें भिजवाएँ। अक्सर हम लोग ऐसा हमारा होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, पेटियों की पेटियां हम लोग भर देते हैं और एहसास भी नहीं होता कि हमारे पास क्या है। फिर जब साल का इख्तिताम होता है, मौसम बदलता है, तो हम पेटियां खोलते हैं जिसमें हमारे पास बेशबहा चीज़ें जो हैं वो मौजूद हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो फिर बाय द एंड ऑफ द डे हमें फेंकना पड़ती हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ इर्द गिर्द जो होता है वो देख रहे होते हैं हम किसको दें। मगर उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले जो कहते हैं ना कि इंसानियत का पहला जो दर्स है वो अपने घर से शुरू होता है। ऐसे तमाम रिश्तेदार जो कि मुस्तहिक है, ऐसे तमाम दूर दराज के लोग या आपके हमसाए, यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हमसायों में भी देखें, रिश्तेदारों में भी देखें, और ऐसे लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल एक स्वेटर की जो है उसकी कीमत है 8 से 10 हज़ार रुपये। तो क्यों ना हमारी वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे यूज़ में नहीं है हम लोगों में बांटें, हम उनके काम आए। तो हमने सोचा कि आज एक सोशल कॉज के ऊपर हम लोग अपने शो का आगाज़ करें। आप लोगों को जुम्मा मुबारक, और जुम्मा मुबारक के साथ साथ हम अपना बाकायदा शो का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, हम आज बात करेंगे, वर्ल्ड डायबिटिक डे है आज, डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फैली जा रही है, उसको खामोश कातिल कहा जा रहा है, और लोग जो है आजकल बच्चों में जो है वो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो फिर फैली जा रही है। और हमने सोचा कि आज हम बाकायदा जो है डायबिटीज़ के ऊपर बात करें कि डायबिटीज़ जो है उसको हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, उसकी कैसे तशख़ीस कर सकते हैं, कौन कौन सी अलामात ऐसी होती हैं जो डायबिटीज़ को रूल आउट कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे क्या चीनी खाने से या ऐसी तमाम चीज़ें खाने से जिसमें शुगर है उन लोगों को डायबिटीज़ होती है। तो व्यूज़, ये सब चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे कि डायबिटीज़ जो है वो किस तरीके से हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसको खामोश कातिल क्यों कहा गया है। जहाँ वर्ल्ड डायबिटीज़ की बात होती है वहाँ हमारे दिमाग में एक नाम आता है जो कि हमारे शोज़ का हिस्सा भी बनते रहे हैं, और उनकी जो थॉट है डायबिटीज़ के ऊपर वो भी बहुत जो एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। तो डायबिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स होती है, टाइप 3 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 1 क्या है। आज हम तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद खान ने, जिनके व्यूज़ के साथ हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे, और ख़ास तौर पर डायबिटीज़ जो है वो या तो टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 3 होती है, गैस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो आप बता सकते हैं कि डायबिटीज़ की असल वजह क्या है और इसको खामोश कातिल क्यों कहते हैं? देखिए है ना, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, हमें एक्चुअली जहाँ तक आप टाइप 2 टाइप 1 की इस तरह की बातें कर रही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि हम पहले ये देखें कि हम एक्चुअली डायबिटीज़ है क्या। व्हाट इज़ डायबिटीज़? रेज्ड लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। जब वो रेज करता है, राइज करता है, तो वो अंदर चीज़ों को ख़राब करना शुरू करता है, क्योंकि खून हर जगह फिरता है। तो इसलिए जो जहाँ जहाँ ये शुगर जाएगी वहाँ वहाँ ख़राबी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपके गुर्दों में हर वक्त, क्योंकि फिल्टर हमारे पास यही है, गुर्दों में चल रहा है गुर्दे खराब होते हैं, आंखों में चल रहा है आंखें खराब होती हैं, हार्ट में चल रहा है यही वाला ब्लड, आपको अक्सर आपने देखा होगा हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। तो इसी तरह से नसें भी इसी तरह से खराब होती हैं, हाथों और पैरों का सुन्न हो जाना, ये क्या है? ये बेसिकली सारा ऑल डायबिटीज। तो अब बेसिकली इसकी टाइप्स क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसकी 2 से 3 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी, जो हम ज्यादा जिसको मैं वो करता होता हूं। एक है टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली ये बहुत अर्ली एज में हो जाती है, तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर उसी के खिलाफ जो क्या नाम है उसकी कुव्वत मुदाफ़त है, उसी को लड़ जाती है, और जहां इंसुलिन बन रही होती है वो उस रिजर्वॉयर के ऊपर अटैक कर देती है। अब अल्टीमेटली जब इंसुलिन के ऊपर अटैक हो जाता है, तो आप देखें है ना, हमारे पास सिर्फ एक हार्मोन ऐसा है जो शुगर को कंट्रोल करने वाला है, उसका नाम है इंसुलिन। जब आपके अंदर इंसुलिन ही बनना बंद हो गई है, या जैसे आपकी गाड़ी में एक ही फ्यूल होता है जिसको हम कहते हैं पेट्रोल या डीजल, जब आप उसको डीजल या पेट्रोल नहीं देंगे तो गाड़ी का क्या हाल होगा? गाड़ी नहीं चलेगी। सो सेम हैपेंस इन दी डायबिटीज, कि जब इंसुलिन खत्म हो जाती है वो एकदम से शूट करती है शुगर। ठीक है। अब ये जो बच्चा होता है इसको हमें फौरी तौर पे देखना होता है कि यार इसकी क्या हालत है और ये कैसे 1.5 से 2 साल की उम्र में जी, ये 1.5 से 2 साल की उम्र में होता है। ठीक है। और इसी तरह से ये फिर आगे चलता है, और उस वक्त दैट इज द टाइम कि उस वक्त देखें, उस वक्त क्या माँ को क्या चाहिए? देखें उस वक्त जो उसके बच्चे के सबसे करीब तरीन होती है ना, उसकी मदर होती है। अब मदर उसकी जो है ना, वो एक चीज 2-3 चीजें नोट करती है। एक तो वो बार बार यूरिन के लिए जाता है, रात को भी उठ उठ के यूरिन में जाता है, और उसके लिए वो इवन जो खा भी रहा होता है उसका वेट लूज हो रहा होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर्स, कि जो भी मतलब जिनके घरों में बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो वो नंबर। इसके अलावा एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बात बात पे लड़ता है, बात बात पे झगड़ता है, और वो मतलब वो उसको कहते हैं हम एंग्री चाइल्ड। हम ये कह के उसको जो है ना वो मजाक कर रहे थे, लेकिन असल में उसके पीछे वजह क्या है? वजह नहीं हम सोचते। वी शुड गो फॉर दैट कि यार इसकी वजह क्या चल रही है। ठीक है। और इसके बाद टाइप 2 और टाइप 3। हाँ जी, वो क्या है? देखिए टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 इज द डायबिटीज जिसमें आपकी इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन इंसुलिन निकल नहीं रही होती। अब टाइप 2 में जो है हम बेसिकली क्योंकि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं, वो हमें 2 ही चीजें बताते हैं कि जी या तो ये चलती है क्या नाम है फैमिली में, जेनेटिकली होती है, क्या नाम है बड़े दादा बुक थी, उसके बाद दादा बुक हो गई, एग्जैक्टली इस तरह से वो। अब उसके अलावा यह कहते हैं जी ओबेसिटी। अब ओबेसिटी, यस, मोटापा भी जो है ना इज अनदर कॉज। अब मोटापे में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मेरे नाज़रीन के लिए भी समझने के लिए बड़े जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं ना किसी कमरे की बात करते हैं, हम कहते हैं दरवाजा। जहां हम दरवाजे की बात करते हैं वहां हम बात कर रहे थे, एकदम दिमाग में क्या आता है? लॉक। जब लॉक दिमाग में आता है, ताला दिमाग में आता है, तो एकदम से आएगा ख्याल कि चाबी, ये चाबी से खुलेगा। तो हमारे जो खुलिये हैं जिनको शुगर चाहिए, उन्होंने उससे एनर्जी बनाती है, उनके शुगर गेट्स लगे हुए हैं। अब वो शुगर गेट्स के जो चाबी है वो है इंसुलिन। इंसुलिन आएगी, वो खोलेगी, शुगर अंदर जाएगी, जलेगी, हमें ताकत मिलेगी, जिससे हम चलते फिरते खाते पीते हम अपने आप को नॉर्मल रखते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक जो अभी जो नई रिसर्च हुई है उसमें जो सबसे जबरदस्त चीज नजर आई है वो ये है कि एक और फैक्टर आया है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम। ये एक बहुत छोटा सा, बच्चों में नहीं बड़ों में, ओवरऑल ये बड़ों में, जो टाइप 2 जो है ना, ये इसकी कॉज है कि ये वाला जो पैरासाइट है ये हमारे अंदर आ जाता है। और ये आता कहां से है? ये आता है जहां हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे हो रहे थे ना, वहां से ये बनता है। नॉर्मली हम इसको खा रहे होते हैं, सब्जियों वगैरह में, हर चीज में होता है। नॉर्मली हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन जहां हमारी इम्यूनिटी लो होती है, फॉर एग्जाम्पल हिना, जैसे अभी हम कोविड से गुजरे हैं, कोविड में तकरीबन 60 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड बिकेम डायबिटिक। अच्छा, दैट वाज ड्यू टू दिस रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, बेसिकली फिर हमने बड़ी वजह सामने आई है, एक नया ये बिल्कुल नई चीज है, दिस इज द न्यूएस्ट थिंग। बिल्कुल। तो अब इसके खिलाफ हम लोग जो है जा रहे हैं, और हमने रिसर्च करके एक प्रोडक्ट भी बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं। इवन जो 35 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स है डायबिटीज के साथ, जिनकी इंसुलिन चल रही थी, उनकी इंसुलिन खत्म हो गई हैं, उनकी गोलियां खत्म हो गई हैं, दे आर लिविंग नॉर्मली। इसका मतलब है कि ये चीज कम हो सकती है, बिल्कुल कर्ब नहीं हो सकती लेकिन कम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राशिद खान साहब, एक नोशन दिया जाता है कि चीनी मत खाओ शुगर हो जाएगी, या मीठी चीजें मत खाओ शुगर हो जाएगी, क्या उससे भी शुगर हो सकती है? देखिए है ना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद से बनाकर बताई चीज़ें। वो क्या करते थे? पोर्शन कंट्रोल करते थे। कैसे? वो खाना खाते थे और जब भूख रह जाती थी थोड़ी सी तो खाना छोड़ देते थे। आप फरमाते थे कि मैदे के 3 हिस्से हैं, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का। ठीक है, और जब थोड़ी भूख रहती है खाना छोड़ दो, एक चीज। फिर आप सल्लल्लाहु क्या किया करते थे? वो पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। तो दिस कम्स अनदर दिस डाइट प्लान। तो अगर हम इस तरह से करें और हम जिंदा रहने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिंदा रहें। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? अब जैसे मैंने आपको बताया ना, ओबीस लोग जो होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है? मैं इसकी मिसाल एक बड़ी आम सी समझाता हूँ। जैसे ताला है ना, ताले की आपके पास चाबी भी है। अब वो ताला आप चाबी खोल लगाते हैं, ताला खुल जाता है। कोई शरारत से बीच में एल्फी डाल देता है। अब वही चाबी जो है जब वो खोलने जाए नहीं खुलती, आपको बड़ा मुसीबत करनी पड़ती है। ये होता है मोटापे में, यही होता है चीनी की वजह से कि वो अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, आपके वो शुगर गेट्स नहीं खुल सकते एंड यू बिकम डायबिटिक। तो इसको हमने बेसिकली एड्रेस करना है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बच्चों में तो अलामात बता दी, किस तरह आती हैं, कब कब आती हैं, किस किस उम्र में आती हैं। बड़ों में अलामात जो होती हैं वो किस उम्र से शुरू होती हैं? देखिए हिना, बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बड़े इस चीज को मिस कर जाते हैं। बड़ों में जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा पेशाब का आना, ठीक है, और पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। अच्छा, पॉलीफेजिया के साथ, भूख लगने के साथ और खाने के साथ उनका वेट भी लूज हो रहा होता है। अब समझ ये आती है जी वेट क्यों लूज हो रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे नाज़रीन भी अगर सुन रहे हैं मुझे, तो देखें आपके घर में बिजली आ रही है ना, तो बिजली नॉर्मल आ रही होती है, आपका सारे एसी वेसी हर चीज चल रही होती है। अगर आपने बैकअप पे क्या रखा होता है? अपने यूपीएस रखा होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही बिजली जाती है आपका यूपीएस ऑन हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे यूपीएस ऑन होता है क्या होता है? आपके एसी वेसी बंद हो जाते हैं, आपकी लाइट जरा डिम हो जाती है, पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है। अब ये टाइप 2 किस्म की ताकत मिल रही है आपको। हमारे अंदर भी जो हम नॉर्मल अगर हैं तो हमें मतलब जब भागते फिरते कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हमें शुगर होगी, हम जब यूपीएस पे आएंगे तो हमारा यूपीएस की फ्यूल क्या है? हमारी चर्बी। हमारी चर्बी को जलाया जाएगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। अब उससे क्या होगा कि उससे जो हमें ताकत मिलेगी ना, वो पता किस तरह की ताकत होगी कि अगर ये बोतल इधर पड़ी हुई है ना, तो मैं कहूंगा यार बोतल भी कोई मैंने फड़ा दे यार। दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, सो मतलब जो डायबिटिक्स है ना, कभी आप खोखला कर देती है आपके जिस्म को अंदर से। इट इज, मैं आपको मैं अपने वीलॉग्स में बताता होता हूँ कि जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, ये शुगर इंसानी दीमक। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जिनको बहुत ज्यादा शुगर होती है, जो कि बिल्कुल जो है उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती, अबव 450 उससे आती है, तो उनको कोई इंजरी आ जाए या कोई मसला हो जाए तो वो भी हील नहीं होता। और अक्सर आपको पता है वो जो हमने केसेस देखे थे, वो टांगे कट जाती हैं, हाथ रिमूव हो जाते हैं, वहां फंगस जाती है, वो क्या है केसेस है? प्लीज वो भी बताएं। देखिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया है। देखें जैसे जैसे शुगर बढ़ती जाती है ना, 10-12 साल जब हो जाते हैं, तो होता क्या है कि आपकी नसें खराब हो जाती हैं। अब नसों की मैं मिसाल हमेशा देता हूं, जैसे आपकी तारें होती है ना बिजली की, और हर तार के ऊपर आपकी, जैसे हमारे मोबाइल चार्ज करने के लिए केबल होती है, उसमें हर तार पे अलग अलग इंसुलेशन लगी होती है। जब भी आप चाहे मोबाइल चार्ज करें, मोबाइल चार्ज हो जाता है। अगर आप उसी के ऊपर से इंसुलेशन उतार के उसको अगर आप रोड़ दें और आपस में मिला दें तो क्या होगा? जैसे ही आप लगाएंगे या तो चार्जर उड़ जाएगा, तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। इसी तरह से बेसिकली डायबिटीज में जो ये वाला प्रॉब्लम आता है, इसको कहते हैं पॉलीन्यूरोपैथी। अब इसमें क्या होता है कि जहां जहां हम जुराबे पहनते हैं पैरों में, वो वाले हिस्से सुन्न हो जाते हैं, और जहां जहां हम ग्लव्स पहनते हैं ये हिस्से सुन्न हो जाते हैं। अच्छा। जब ये सुन्न हो जाते हैं ना, इसका मतलब ये इट्स अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। जब भी ये प्रॉब्लम हो, और मैं हमेशा कहता हूं डायबिटिक फुट इसलिए होता है कि अगर पांव में चोट लगी, देखें अल्लाह ताला ने कैसा निजाम बनाया हुआ है। उसने कुरान में क्या कहा? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उसने इतना बेहतरीन, इतना आसान बनाया कि आपको हल्का सा भी पाँव में अगर कुछ लगे तो आप एकदम से पाँव पीछे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डायबिटिक्स में ऐसा नहीं होता, उनके पाँव सोए हुए होते हैं, वो चाहे कील लग जाए चाहे कुछ लग जाए, क्योंकि असल में वो हमारी आंखों से सबसे दूर है ना, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। और वो करते 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 वो इतना, और क्योंकि खून भी मीठा होता है, हर किस्म का जरासीम भी अंदर जा रहा होता है, वो जख्म फैलते 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 इतना हो जाता है कि कई दफा जी पाँव काटना पड़ जाएगा, कभी कहते हैं जी टांग काटनी पड़ जाएगी। तो दिस इज हाउ इट इज। थोड़े से आप डाइट के बारे में बता दें, डायबिटिक पेशेंट्स को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कब कब टेस्ट कराने चाहिए? देखें, मोटा सा एक असूल बनाएं अपनी जिंदगी का
कि हर 6 महीने नहीं तो कम से कम साल में एक दफा तो जरूर टेस्ट करवाएं, ठीक है, जिसमें आपका एक HbA1c, एक आपका CBC जो कंप्लीट ब्लड है, और उसके साथ आपकी क्या नाम है रीनल फंक्शन टेस्ट जो गुर्दों के टेस्ट हैं। ये 3 आप हमेशा एक याद रखें कि ये करवा ले, और एक छोटा सा टेस्ट है यूरिन का, कंप्लीट यूरिन। ये 4 टेस्ट आपने लाजमी हर साल कम से कम करवाएं। एक चीज लेकिन जहां तक खाने पीने की बात है ना, तो मैं अपने नाज़रीन को भी ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने 4 चीजों से बिल्कुल अलग रहना है। 1 इज योर चावल, 2 इज योर चीनी, 3 इज योर मैदा, और 4 इज योर ड्रिंक्स, और ये जंक फूड जितना है, ठीक है, ये सारे का सारा जो है ना, ये हमारे ऊपर अजाब है और हमारे ऊपर एक लोड है, जिसको हम देखें, हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग वो नहीं है कि जो जैसे वो गोरे छोरे होते हैं वो उस तरह के चलते हैं, हम वो नहीं है। हम वो क्या नाम है, वो कहते हैं वो लाइफस्टाइल ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, हम वो लोग हैं। और हमने अपने आप को वापस लाना है। इसकी मिसाल आप चाइनीज से लें। चाइनीज जो है देखें 120, 130, 140 साल की उम्र में जिंदा रहते हैं, वो अपनी देसी चाइनीज चीजें खाते हैं, वो हमारी तरह जंक फूड नहीं लेते। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, मैं बल्कि क्योंकि हर तबका सुन रहा है मुझे, घर पे कैसे आपने मल्टीग्रेन आटा बनाना है, उसमें 1 किलो गंदम उसका आटा, 1 किलो बेसन और 1 किलो जौ का आटा, ठीक है, इसको मिक्स कर लें घर पे और इसकी आगे बना के रोटी खाएं। कभी भी स्पाइक्स नहीं आएंगी, कभी कुछ नहीं होगा। दैट इज हाउ इट वुड बी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राशिद खान, डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। हमने आपको बताया है कि किस तरह आपने अपने टेस्ट कराने हैं, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चों में सिम्टम्स क्या होते हैं, और जो एल्डरली एज के लोग हैं उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं। और घर में बैठे बैठे आपको ये भी बताया कि इंग्रेडिएंट्स भी बताएं कि आपने घर में बैठे बैठे इस चीज को कर्ब कैसे करना है, किन किन चीजों से परहेज करना है। तो आज का जो शो था, ये सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और भी छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे हम बात करने लगे हैं, क्योंकि ये जो वक्त आ रहा है, ये दौर आ रहा है, ये आलमी मुकाबलों का दौर है, इंटरनेशनल अपने आप को इक्विप करने का दौर है और बैनुल अक़वामी कामयाबियों का दौर है। तो इस दौर की चाबी क्या है? इस दौर की चाबी हमें ये लगता है सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलना है और अच्छी अंग्रेजी लिखना है, और वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी डिसर्टेशन जो है अप्रूव ही नहीं होता अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी ना हो और आपके स्टैटिस्टिक्स अच्छे ना हो। तो अच्छी अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, अच्छी अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं, ये हर माँ बाप का ख्वाब है, जिसकी ताबीर के लिए वो बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जो कि स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन उनका एक ही कहते हैं ना कि मरकूज होता है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता, लेकिन स्कूल तो बहुत अच्छा है। तो क्या गैप आ रहा है, क्या फ्लॉ आ रहा है? और इसके साथ साथ जो आजकल जो बैनुल अक़वामी जो टेस्ट होते हैं, जिसमें टोफिल है, जिसमें आइल्स है, जिसमें PTE का टेस्ट है, इंटरनेशनल टेस्ट आपको देना पड़ते हैं अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके बगैर कितना का मुमकिन ही नहीं है जाना। तो आपके कितने स्कोर होना चाहिए और कैसे आपको अपना इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए, और ये जो टेस्ट है ये कितने साल जो है ये वैलिड होता है, आज हम इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आपके जाने माने, हमारे जाने माने, आपने उनको बड़े कर्की किस्म के जवाब देखा है स्क्रीन के ऊपर, सैयद इजाज बुखारी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप, इंग्लिश वीडियोस आपकी वायरल होती हैं, आप वहीं टीच करते हैं, आपका अपना इंस्टीट्यूशन है जनाब। इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश बोलना, इसमें फर्क क्या है और इंग्लिश लिखने में क्या फर्क है? सबसे जरूरी मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि हमें ना सारी जिंदगी कोई साहब आकर स्टेज पे खड़े होकर वो जो डेइस होता है वहाँ खड़े होकर पढ़ाते हैं और फिर उसके ऊपर किसी और का लिखा हुआ याद करवा देते हैं। हमारी सारी कहानी यही है। जब हम इस तर्ज पर वो चीज़ करते हैं तो बोलना तो कहीं आता ही नहीं है। जब वो बोलना कहीं आता नहीं है तो उसकी तवक्को करना या किससे कहना कि बोल के दिखाओ, तो वो कैसे बोल के दिखाए जबकि उसके इर्द गिर्द कभी उस तरह का बोलना हुआ नहीं है। फिर बोलने वाली और लिखने वाली में फ़र्क होता है। दुनिया में कोई भी ज़बान जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप उस ज़बान का अदब पढ़ा रहे होते हैं। जब आप अदब पढ़ा रहे होते हैं तो अदब में और ज़बान में बहुत फ़र्क होता है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़बान है वो और है, जो अदब है वो और है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई परेशान शख्स मेरे सामने आता है और मैं से कहूँ कि जनाब आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुदरिकुल हकायक है,
तो वो कहेगा कि एक तो परेशानी मुझे पहले थी, देखिए मुद्रिक लकायक वाली आपने और लगा दी, तो ये तो अदब है। लेकिन जिस घड़ी आप जबान के तौर पर जबान को इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा आसान होता है, और अंग्रेजी जबान दुनिया की आसान तरीन जबानों में से है। और मैं पिछले 30 बरस से ये पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ी अंदाजा है इस एतबार से कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा जल्दी बोलना सीख लेते हैं। अच्छा, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है, और मेरे पास तो हजारों तजुर्बे ऐसे हैं। ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जल्दी बोलना सीखते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उनको मुश्किल लगती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमें उन्हें वो जो अनलर्न करवाना होता है ना, जो पढ़े लिखे हैं उन्हें याद कर रखा है। जबानें याद तो नहीं की जाती, जबानें तो इस्तेमाल की जाती हैं। अब इस बंदे ने जो कम पढ़ा लिखा होता है, उसने ना याद किया ना उसे पता है उस चीज का, तो उसकी जो बुनियाद हम रखते हैं वो और तर्ज पर रखते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि आज से को 15-18 बरस पहले एक तहकीक सामने आई थी। हाँ। और इस तहकीक में ये बात आई थी कि एक 8वीं फेल एशियन को 3 से 5,000 लफ्ज आते हैं अंग्रेजी के, आज से 15 बरस पहले। अच्छा, अब तो 10,000 से ज्यादा लफ्ज हर एक को आते हैं। हाँ। आपके यानी कैमरा पर्सन्स भी जो हमारे भाई यहाँ हैं, अगर आप उनको देखें तो उनको इस वक्त खड़े होके अगर उनसे मश्क करवाएं तो 200-250 लफ्ज उन्हें अंग्रेजी के वो इधर भी हमें बता सकते हैं। तो जिनको इतने लफ्ज आते हो वो बोल क्यों नहीं सकते? चूंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मजाक उड़ाने के लिए मौजूद हैं। आप जिस घड़ी को जुमला बोलेंगे वो कहेंगे यार डज नहीं लगना था, डू लगना था, डू नहीं लगना था, हैज लगना था। तो वो आपके सारी जो आपकी, आप कभी बाहर वालों के साथ अंग्रेजी बोल के देखें, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको एनकरेज करते हैं। यहाँ हमारे लोग आप 4 जुमले बोले तो आपको एनकरेज करने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इजाज बुखारी साहब, एक्सेंट जो होता है वो हर इलाके का डिफरेंट होता है। जैसे इंडियंस हैं वो अपने हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं, पाकिस्तानी जो अपने हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं, कॉकनी एक्सेंट डिफरेंट है, गोरा भी वहां 50,000 तरीके से जो एक्सेंट बोलता है। तो हम एक्सेंट की बेस पर किसी को जज क्यों करते हैं अगर वो अंग्रेजी बोलना चाह रहा है? मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में डिफरेंस होता है। प्रोनाउंसिएशन कहते हैं किसी भी जबान का मेयार जो है जो डिक्शनरी में मिलता है। एक्सेंट तो वेरी करते हैं, पंजाबी का, सराइकी का, सिंधी का, सबका वेरी करता है। लेकिन मैंने जब इंग्लिश का कॉन्सेप्ट दिया था कि वी टीच इंग्लिश नॉट पिंग्लिश, उसमें मैंने ये कहा था कि जो हुरूफ जिनकी आवाज आप निकाल सकते हैं कम से कम उनको तो दुरुस्त बोलिए, क्योंकि दुरुस्त लफ्ज भी तो बोलना चाहिए ना। अब देखिए एक साहब को मैं कहूं तुम फीफल कहो, चूंकि फी है जबान, आवाज आती है फी की, वो कहे मेरा मुंह टेढ़ा होता है, तो मैं उसे कहूंगा फुफ्फो कह के देखो, उससे ज्यादा टेढ़ा होता है। और ये जितने भी हमारे सुनने वाले ये जरा शीशे के सामने खड़े होकर फुफ्फो एंड फीफल कह के देखें, इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि फुफ्फो कहते वक्त ज्यादा मुंह टेढ़ा होता है। तो फिर वो शख्स तो फीफल कहने से गुरेज पाना हो ना, उसे तो नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप देखिए टी को अंग्रेज ठी बोलता है। अब आप ठोकर पे जाके टोटल से पेट्रोल डलवाएं तो वो तो दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि आपने ठोकर जब कह दिया तो फिर आपको टोटल कहना चाहिए, फिर आपको पेट्रोल कहना चाहिए। सिमिलरली अगर ख का साउंड है जो खे है, खोखर आप कह सकते हैं, खीरा आप कह सकते हैं, लेकिन उधर आप जाकर कहेंगे कैट, तो वो तो दुरुस्त नहीं है ना। हम बात ये करते हैं कि जो हो सकता है। अब आप कैट कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं, तो उसको क्वालिटी कहने की जरूरत नहीं है, जो कि आपकी जबान आपको नहीं रोक रही है। जिनको उनकी जबान रोक रही है वो तो कर सकते हैं। अब देखिए आपकी जबान में छिपकली भी है, आपकी जबान में छछूंदर भी है, लेकिन फिर उधर जाकर आप कहते हैं चेयर, तो वो तो ठीक नहीं है ना। उसको आपको छेया कहना चाहिए। तो हम बतौर उस्ताद चूंकि पढ़ा रहे, तो उस्ताद तो हर्फ की हुर्मत का अमीन होता है, बिल्कुल। उस्ताद आम आदमी तो नहीं होता। तो इस हद तक तो हम कहते हैं कि एक्सेंट का ख्याल रखें, बाकी वेरिएशन तो आपको हर 10 किलोमीटर के ऊपर जाकर बदल जाती है। अब देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, हम जब कहते हैं मैं अंग्रेज की अंग्रेजी क्यों समझ नहीं आती। अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं there's a top over there, and if I keep on saying the same sentence more than 10 times and if you don't catch me, तो अगर आप मुझे कहते हैं साहब मेरी वोकैबुलरी होती तो मैं आपको समझ पाता, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा साहब there's a top over there में वोकैबुलरी इशू नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा कि there is a tower over there, फिर सारा समझ आ जाएगा। And the moment I said कि there's a tower over there, वो आपको नहीं समझ आएगा। और जो बरतानिया वाले हैं वो आर से पहले अगर वॉल का साउंड आ जाए उसकी आवाज ही वो नहीं निकालते। अब वो कहते खा, मिसाल के तौर पर, हम तो कार कहने वाले हैं। इससे फर्क पड़ता है। तो इस हद तक तो हमें प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप प्रिपेयर करा रहे हैं, उनको प्रिपरेटरी टेस्ट होते हैं उनके, जैसे टोफेल है, आइल्स है, पीटीई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये टेस्ट जो हैं ये कहाँ लागू होते हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज में और किन किन एरियाज में? देखिए एक तो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए अब हमें करना ही करना पड़ता है, वो आप जो भी टेस्ट कर लें, लेकिन चूंकि आइल्स 1988 में आई थी और हम 1992 से आइल्स पढ़ा रहे हैं, तो आइल्स को लेकर मैं हमेशा समझता हूं कि आइल्स की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अभी तक उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आया। बाकियों के ऊपर कभी ना कभी मुख्तलिफ अदवार में आते रहे हैं।
लेकिन ये जिंदगी बदल के रख देती है। अच्छा। आईएलटीएस आपकी लाइफ चेंज कर देती है, क्योंकि देखिए जो अच्छे इदारों में पढ़ने वाले लोग हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पे यकीन रखते हैं। आईएलटीएस में ये है कि जब आपका रीडिंग का वो पीटीई हो कोई भी, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट आप कोई भी करेंगे उसमें चारों स्किल्स होती हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, वो चारों जाहिर होती है। उसमें रीडिंग का काम ये होता है कि आपने एक पैसेज को, एक पैराग्राफ को पढ़ के नीचे सवाल जो मौजूद होते हैं उनका जवाब ढूंढ के देना होता है। ठीक है। अब देखिए आपको बरसा बरस हो गए पढ़ते हुए, आपने एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, हमारे पास ये लोग आते हैं, अगर आप 700 लफ्ज और उधर 2100 लफ्ज जाकर पढ़ के 1 घंटे में उनका जवाब नहीं ढूंढ सकते तो फिर आप करते क्या रहे? ये वो सवाल है जो हमें अपने निजाम तालीम से पूछना होता है। ठीक है। कि अगर आपका पढ़ाया हुआ इंसान लफ्जों का जवाब ढूंढ नहीं सकता, वो जो जुमले सवाल की सूरत में मौजूद हैं और उधर जवाब है, वहां से जाके अगर वो ढूंढ के नहीं आ पा रहा तो वो कर क्या रहा है? और हम लोग इस बात के ऊपर हमेशा लोगों से कहते हैं, और मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात अर्ज करूं कि हमारा बच्चा पीएचडी तक रीडिंग राइटिंग तो करता रहता है ना, किसी न किसी शक्ल में, वो लिस्टिंग और स्पीकिंग नहीं करता, नहीं कर रहा होता, क्राइटेरिया है आजकल। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं लिस्टिंग और स्पीकिंग में जल्दी स्कोर अच्छे आ जाते हैं। अच्छा। जो नहीं किया, अच्छा, और जो करते रहे हैं उसमें स्कोर बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो मैं एक इदारे में पढ़ाने गया, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप क्लास थी, उनके अंग्रेजी डिपार्टमेंट को, तो मैंने उनसे ये बात अर्ज की कि अगर हमारे बच्चों को रीडिंग राइटिंग कराना भी छोड़ दें, इसमें भी पास हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जिस तर्ज पर हम पढ़ा रहे हैं उसमें तो कहीं कॉम्प्रिहेंशन है ही नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन मैटर्स द मोस्ट, और यही काम करना चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, माइंड मैपिंग होगी, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये आजकल के नए दौर की स्टडीज हैं। तफहीम तो शुरू से रही है मैडम, कॉम्प्रिहेंशन तो शुरू से ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज, लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज, आपने बता दिया कि कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए और बच्चे जो जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत अवेयरनेस है कि उनको पता होना चाहिए कि नेशनल अगर उन्होंने एडमिशन लेने तो टेस्ट पास करना जरूरी है, जिसका स्कोर आई थिंक 6 है। जी, वो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, 5.5 से 7.5 तक। ओके। हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, चलो कॉलेज में सीख रहे हैं, स्कूल्स में सीख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के जो असातिज़ा हैं वो कम्युनिकेट करें उर्दू में, पूरे अगर आप पीएचडी प्रोग्राम्स ले लें, एमफिल प्रोग्राम्स ले लें, तो उर्दू में कम्युनिकेशन हो रही है, जबकि स्टूडेंट ने पेपर अंग्रेजी में देना है किसी भी सब्जेक्ट का, वेदर इट्स एनी ऑफ द सब्जेक्ट। कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं? वो जो बच्चा उठ के आया है किसी इलाके से अच्छी बिग कॉस्मो सिटी के अंदर पढ़ने के लिए, तो वो क्या आपसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है? मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि एक तो अंग्रेजी जबान को हमें स्टेटस नहीं बनाना चाहिए, इसको ज़रूरत के तहत देखना चाहिए कि ये ज़रूरत है और उसके मुताबिक हमें करना चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दें तो यकीन कीजिए कि वो बच्चे जो हमारे पास आइल्ट्स में या स्पोकन इंग्लिश के लिए आते हैं उन्हें आना ही ना पड़े। ऐसे इदारों के लैंग्वेज सेंटर की ज़रूरत ही ना रहे अगर इदारे अपना काम ठीक कर रहे हों, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये स्कूल्स हैं, ये कॉलेजेस हैं। और अब बिल्कुल बजा फरमाया कि वहाँ पर उर्दू में पढ़ा के अंग्रेज़ी में उसका टेस्ट लिया जाता है, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन उसकी वजह मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अगर वही असातिज़ा अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो बच्चे जितने आते हैं उनकी इतनी कमज़ोर अंग्रेजी होती है कि उन्हें वो समझ ही नहीं आ रहा होता जो वो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी रट्टे लगवाए जाते हैं। अब वो रट्टे लगा के जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, अब देखिए अगर एक उस्ताद आपको कहते हैं कि ये 10 सफ़ों का आर्टिकल है, इसको जरा पढ़ो और समझो, आपने तो एक पैरे को रट्टा लगा के आए थे, आप तो छोटी समरी लब के याद करने वाली कौम है। तो वो वाला बंदा जब आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कहां 15 सफ़ों का आर्टिकल पढ़ के समझ सकता है? जब वो समझ नहीं सकता तो उसके हिस्से का उस्ताद समझता है, वो फिर समझ के उसे समझाते हैं उर्दू में। और जब टेस्ट की बारी आती है तो कहा जाता है कि ये टॉपिक्स हैं, इनको जरा थोड़ा थोड़ा देख लेना और जैसे तैसे लिख देना, और फिर उसके बाद वो उसमें से निकल कर आ जाता है। अगर हम शुरू से इन चीजों को देखना शुरू करें और जबान को बतौर जबान इस्तेमाल करना शुरू करें, अब यकीन कीजिए कभी पाकिस्तान इज द सेकंड नंबर इन प्लेजराइजिंग द एंटायर कंटेंट। पाकिस्तान का जो कंटेंट है वो कभी बाहर जाके 10 बार प्रूफ रीड किया जाता है और हमेशा प्लेजरिज्म के ऊपर बहुत से वाकयात भी हुए हैं। तो हम लोग क्यों नहीं एज अ नॉलेज प्रोड्यूसिंग नेशन बनते? हम लोग नॉलेज प्लेजराइजिंग नेशन क्यों बन गए हैं? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, उस्ताद होता है रिफॉर्मर, हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे सिर्फ इन्फॉर्मर बना दिया है। तो जब आप रिफॉर्मर को इन्फॉर्मर सिर्फ बना देंगे तो वो बेचारा क्या करे? उस्ताद वाकई बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो उस्ताद को वो किरदार अदा नहीं करने देती। सर, ये जो आजकल वर्ड चल रहे हैं 6, 7, योलो, ब्रो, ड, ये तो वर्ड जो है ये तो एक्सेंट में तो बोल जाते हैं। एक नॉर्मल बंदा जिसको अंग्रेजी नहीं आती लेकिन ये लफ्ज आते हैं, ये स्लैंग्स होती है मुख्तलिफ ज़बान की। देखिए कोई भी चीज जब यूज की जाती है, इस्तेमाल में आती है, तो फिर वो इस्तेमाल में रहती है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सैयद एजाज बुखारी साहब। देखा आपने उनको, वो इंग्लिश जो है उनकी प्रोफिशिएंसी जो है वो टेस्ट प्रिपेयर भी कराते हैं, उनको आपने डिफरेंट पॉडकास्ट पे भी देखा है, तो आज हमारे शो का हिस्सा भी रहे हैं। क्रक्स ऑफ द सिचुएशन ये है कि इंग्लिश अगर जिसने सीखनी है तो वो प्रॉपर तरीके से किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, और उसके साथ साथ ये भी है कि जिन्होंने इंटरनेशनल एडमिशन्स लेने हैं वो भी टेस्ट पास करके ही ले सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात करते हैं खवातीन की सेहत के हवाले से, क्योंकि खवातीन की जिंदगी में ऐसे मरहले भी होते हैं जो कि हार्मोन्स और कहते हैं ना कि जिस्मानी केमिकल से जुड़े होते हैं। तो वो क्या है, उनमें से सबसे जो अहम चीज होती है और अक्सर जो कि बिल्कुल अनरिलेटेबल होता है, हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, स्टीरियोटाइप भी कहते हैं, टैबूज भी कहा जाता है, उसका नाम है मेनोपॉज। जो आपकी जो माहवारी जो है वो रुक जाती है। तो हम आज बात करेंगे जो मेनोपॉज की अलामात क्या होती हैं, किस एज में आती है, और इसके बाद आने के बाद कौन से मुहर्रकात होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है। और अक्सर ही कहती हैं खवातीन कि जो ये स्टेज होती है ये बहुत औरत के लिए क्रूशियल स्टेज होती है, इसमें चेंजेस फील करी होती हैं, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, लैक ऑफ स्लीपनेस होती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनको अफेक्ट करी होती हैं मॉरली, सोशली और फिजिकली भी। तो आज हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। और जो खवातीन 40 से अबव हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, उनको जो है वो क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल खवातीन जो है वो प्रोफेशनल खवातीन है, अपनी डिग्रीज परस्यू करती हैं, और एज जो शादी की जो होती है वो 35 अबव होती है। 40s में जाके डॉक्टर्स कहते हैं अब तो आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, अब तो बहुत मुश्किल है बच्चा पैदा करना। तो ऐसी तमाम खवातीन को क्या करना चाहिए, अपनी क्वालिटेटिव लाइफ कैसी करनी चाहिए, उनके एग्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए, आज हम तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है आपकी मानी जानी हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रही हैं डॉक्टर समीना हक, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, IVF क्लिनिक भी चलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, मेनोपॉज हमने अपनी मदर्स को भी देखा है स्टेट के अंदर, क्योंकि हम जब जवान हो रहे थे तो हमारी मदर्स वर लाइक हैविंग अ मेनोपॉज। उसमें देखते थे कि चिड़चिड़ाहटपन था, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लैक ऑफ स्लीपनेस थी, और भी बहुत सी फिजिकल चेंजेस हमने देखी हैं। तो मेनोपॉज के ऊपर कोई बात नहीं की जाती। मेनोपॉज कितना बड़ा चेंज है एक औरत की जिंदगी में? बेटे, बारहा बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है। अच्छा है कि आज आपने दोबारा से ये, ताकि इम्प्रिंट हो जाए औरतों को के जहनों में कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है और इसके लिए तैयारी करनी है। अच्छा, ये नहीं कि मेनोपॉज आ गया तो फिर अब आप सोचें कि अब क्या करना है। जवानी में ही एक औरत को सोचना है कि मैंने ज्यादातर अपनी जिंदगी, अगर वो 75, 80, 85 साल की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ औरतें बहुत सेहत के साथ उसमें जाती हैं, तो पहले से तैयारी करनी है कि आई हैव टू लिव मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन द मेनोपॉज एरिया। जी, तो उस एरिया में जब एंटर होंगी तो अगर पहले से तैयारी की हुई है तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा। और उनको पहले से समझना चाहिए कि ये क्या स्टेट है। अब होता यूं है कि ओवरीज एक आबे हयात हमारे लिए, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वो बनाती हैं। ठीक है। और ये ईस्ट्रोजन जो है ये डिक्लाइन करता है जब ओवरी में से एग्स खत्म हो जाते हैं। ओवरी में एग होंगे तो वो एस्ट्रोजन और अपने हार्मोन्स वगैरह वो बनाती है। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स अल्लाह सुब्हानो तआला डाल के भेजते हैं। वो जब आहिस्ता 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 गिरते गिरते ओवरी खत्म होती है, एग्स खत्म होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्लाइन करता है। और इस एस्ट्रोजन के ऊपर औरत की पूरी बॉडी डिपेंडेंट होती है, यानी हर काम जो है वो एस्ट्रोजन कर रही होती है। ठीक है। उसको दिल के आर्जे से बचा के रख रही है, उसको हर हार्मोनल प्रॉब्लम से बचा के रख रही है, हड्डियों की मजबूती, उसके चेहरे का फ्रेश और यंग लुक, उसका हाफजा, उसका सेक्सुअल डिजायर, उसकी नींद, उसका एवरीथिंग, कॉग्निटिव जो उसकी जो है परफॉर्मेंस एबिलिटीज हैं, बिल्कुल एबिलिटीज हैं, वो सब की सब इसके ऊपर डिपेंड है। ये किस एज में आता है मेनोपॉज? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 40 के बाद तो बस मेनोपॉज आ ही जाता है, तो क्या एज ब्रैकेट है? बिकॉज लोगों को आज भी नहीं पता कि मेनोपॉज किस एज में होता है और कब कब हो सकता है। ये एज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पिछली जो 2 दिहाइयां गुजरी हैं उसमें हमने इतना अपना बेड़ा गर्क किया है एनवायरमेंटल टॉक्सिन से
कि जो बच्चियां माँ के पेट में थी, माँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थी, तो बच्चियों के अंडे इफेक्ट हो रहे थे। जब वो खुद बाहर निकली तो ये फास्ट फूड, ये रातों को जागना, ये सारे गैजेट्स और सारी टॉक्सिक चीज़ें, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल, परफ्यूम्स, ये जितने भी आपके एयर फ्रेशनर्स और टी बैग्स और च्युइंगम अब वो गम से नहीं बनती, वो जो पुराने जमाने में गम से बनती थी। ये जो टायर बनते हैं ना गाड़ियों के, जिस प्लास्टिक से, ये च्युइंगम भी उसी से बनती है। और आप च्युइंगम खाते खाते वो सारे माइक्रो प्लास्टिक्स अपने अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत सोचने की चीजें हैं कि हमारे एग्स जो हैं वो कैसे डिक्लाइन कर रहे हैं। अब बच्चियों की इतनी ओवरीज हैं, मतलब 10% विमेन हैव वेरी स्मॉल ओवरीज। वो 15 साल 14 साल पे अब अगर अल्ट्रासाउंड करें तो उनका स्टोर ही एग्स का बहुत कम है। और इस तरह बहुत सी बच्चियां जो हैं उनको डिक्लाइन आ रहा है, वो बहुत जल्दी डिक्लाइन आ रहा है। 25, 28, 30, 32 पे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर्स हो रहे हैं। तो इस तरह उनको ये मैंने पेरेंट्स को बारहा कहा है, और बहुत से पेरेंट्स आते भी हैं अब अल्ट्रासाउंड के लिए कि 14-15 साल की बच्ची का अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि उसकी ओवरीज का साइज नॉर्मल है या साइज एग्जैक्टली उनका स्टोर कितना है। एक तो ये कि अगर बहुत छोटी ओवरीज हैं जल्दी शादी कर दें, क्योंकि बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी है शादी के बाद। बिल्कुल। और फिर उस बच्ची को एजुकेट करें कि तुम्हें मेनोपॉज बहुत जल्दी आएगा और यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली टू डील विद इट। डॉक्टर समीरा, ये तो बातें जो आप कह रही हैं ये तो हमारे माशरे से मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में कोई शादी से पहले लड़कियों के ऐसे टेस्ट नहीं कराता। वो तो बड़ा अजीब समझता है कि लड़कियों के टेस्ट, वो भी इस चीज के टेस्ट, और वो भी हार्मोन रिलेटेड टेस्ट, या वो भी आपके यूट्रस की टेस्ट कैसे हो सकता है? तो ये तो चीज बहुत डिफरेंट है। आप देखिए, माँ को पहले खुद को नॉलेज होना चाहिए और वो अपनी बच्ची को बिठा के बताए कि देखो तुम्हारी ओवरीज बहुत छोटी हैं, इनमें एग्स कम हैं, तुम्हें जल्दी अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है। ये ना हो कि वो जी हस्बैंड वाइफ प्लान कर रहे हैं, अभी हमने दुनिया देखनी है, हाँ हमने दुनिया देखनी है, अभी तो जी हम बड़े छोटे हैं, अब हमें बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उस बच्ची को आप समझा के भेजें, उसको उसके मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन दे के भेजें, फिर माँ को पता होगा तो वो बच्ची को बताएगी कि तुम्हारा मेनोपॉज जल्दी आने वाला है। ठीक है, और तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर करना है। अब प्रेपरेशन क्या है मेनोपॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेनोपॉज पे आपकी जो हड्डियां हैं उनकी कैल्शियम, अगर आप कच्चे रंग का कपड़ा पानी में डालें तो वो पानी में रंग निकलता है ना जी, इस तरह हड्डियों का कैल्शियम निकलता है मेनोपॉज के बाद। अच्छा, जैसे कच्चे रंग के कपड़े का रंग पानी में निकलता है, हड्डियां खुलना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में से कैल्शियम निकलनी शुरू हो जाती है, वो होल्ड नहीं कर पाती। ये एस्ट्रोजन का काम है खाई हुई कैल्शियम को इंटेस्टाइन से ब्लड से बोन में ट्रांसफर करना। ठीक है, और बोन का जो बैंक है वो 35 साल की उम्र के बाद डेपोजिशन क्लोज हो जाती है, डिपॉजिट्स क्लोज हो जाते हैं। आप जाके जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, तो जो हड्डी का बैंक है वो 35 साल के बाद कहेगा मैंने नहीं लेनी, मैंने डिपॉजिट नहीं करनी, मैं सिर्फ कैश करूंगा अब। ठीक है, तो 35 साल तक तो अपनी हड्डियों को कैल्शियम के साथ इतना अच्छा भर लें कि आपको बाद में तकलीफ ना हो, या आपको ऑस्टियोपेनिया, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, आर्थराइटिस तो है ना जॉइंट का, वो भी इफेक्ट होता है, लेकिन हड्डियां जैसे हल्का सा वो गिरी तो यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। आपने सुना होगा कि बड़ी बूढ़ियां वो जी बाथरूम में गिरी और हड्डी टूट गई, ये वाली ऐसे नहीं होता, ये अलग स्टोरी है। उनकी हड्डी कमजोर होके तो क्रैक पहले ही आया होता है, और वो हल्का सा स्लिप होती है तो वो क्रैक इट गिव्स वे। ठीक है, डॉक्टर साहब आप कहना था कि मेनोपॉज की तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको डाइट खानी चाहिए, कैसे आपको तैयारी और अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इमोशनली, सोशली? देखें, पहले तो हड्डियों की मजबूती मैं फिर इसके ऊपर करूंगी कि अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत है तो आप बेड रिडन नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपका ये वाला फ्रैक्चर हो गया फिर तो वो मौत के मुंह में आप जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हड्डियों को मजबूत करना का मतलब ये है कि 35 साल से पहले उनको हड्डियों को कैल्शियम से भर लें। और भरना कैसे है? एक्स्ट्रा कैल्शियम लेनी है, दूध पीना है और एक्सरसाइज करनी है। जब तक आप स्ट्रेस नहीं डालेंगे हड्डी पे, वहां पे कैल्शियम जाएगी नहीं।
यानी अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फुटबॉल खेलें बच्चों के साथ, बैडमिंटन खेलें, आप पुशअप्स करें, आप 2-2 सीढ़ियां इकट्ठी चढ़ें, तब हड्डी में कैल्शियम जाएगी। ठीक है, हड्डियां मजबूत कर ली आपने कहा जी मैंने ये तो प्रिपेयर कर लिया, आप अपना टेस्ट कराएं, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है आपको, आप फिर डॉक्टर के पास जाएं, विटामिन डी की कमी है, विटामिन के की कमी है, आपको पोटेशियम की कमी है, आपको कैल्शियम, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं हड्डी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, अच्छा आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपको गुस्सा आ रहा है, आपका एंगर इशू है और ऑब्वियसली आपकी नीड्स हैं, वो बीइंग ए वुमेन वो बिल्कुल एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसको आप कैसे रूल आउट करेंगे? आपने अब फिजिकल हमने देख लिया, उसको फिजिकल में मसल डिक्लाइन भी आता है। मैं आप मुझे साइकोलॉजिकल की तरफ ले जा रही है, मैं आपको खींच के फिर से फिजिकल की तरफ लेके आ रही हूँ कि मसल पावर खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मसल घुल के थोड़े थोड़े वो ढीले से रह जाते हैं। ठीक है ना, मसल पावर आपने देखनी है, हड्डियों को मजबूत करना है। इसके बाद आपकी कॉग्निटिव डिक्लाइन आएगा, ये जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल और ये सारा कुछ। इसके लिए मैं हस्बैंड्स को बुलाती हूँ और मैं उसको समझाती हूँ कि देखो जब ये जवान थी तो आपको मेंस्ट्रुअल जो टाइम था पीरियड्स का वो 7 to 8 डेज वो बहुत ज्यादा उसमें इमोशनल चेंजेस आ रही होती हैं और वो बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो जाती हैं, वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आप इसका ख्याल रखें। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई नहीं समझता। फिर मैं हस्बैंड्स को बताती हूँ कि एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज आपको इसके लिए बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा, बच्चों को इसके लिए बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा। ये किसी को नहीं पता कि वो बेचारी किस उसमें से गुजर रही है। 40-45 अगर फर्ज करें कि उसकी ओवरीज में अच्छे एग्स हैं, लेकिन वो 40-45 के बाद वो जाएगी तो सही ना मेनोपॉज में, वहां पे उसको चीज रख के भूल गई। ठीक है, रात को नींद नहीं आ रही, सेक्सुअल डिजायर कम हो गई, थकावट फील हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रही है, थोड़ी देर किचन में खड़ी होके वो बेचारी परेशान हो गई। फिर वो जो हॉट फ्लशेस आते हैं ना, वो ऐसे लगता है जैसे गर्म पानी की बाल्टी जो है वो उसके ऊपर उंडेल दी है। वो इतना अनकंफर्टेबल होता है कि सर्दियों में भी पंखा चला के आपका वो हॉट फ्लश खत्म होता है। तो ये अंडरस्टैंड करने की बातें हैं। वो बहुत बुरे, कुछ लोगों को इतना बुरा मेनोपॉज आता है कि उनकी सारी जिंदगी तहस नहस ऊपर नीचे होके रह जाती है। तो हस्बैंड्स को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, जब हम मेनोपॉज की बात कर रहे हैं तो हार्मोन रेपेलेंट थेरेपी जो है वो कब जरूरी होती है, जिसको हम HRT कहते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट। देखिए मैं कल ही एक पढ़ रही थी आर्टिकल और उसके अंदर FDA ने जो एक ऐसे खौफ था ना कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेनी जी, ये ब्रेस्ट कैंसर करती है और ये यूट्रस का कैंसर करती है और फलां करती है और ये करती है। अब FDA ने वो सारे खौफ उसके ऊपर से उतार दिए। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि 40 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग औरतों की हेल्थ के लिए है वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऐसी नहीं है कि जैसे आपने सर दर्द हुआ तो पैनाडोल खा ली। नो, हर औरत की HRT हमें टेलर मेड बनानी पड़ती है उसके मुताबिक। ठीक है, क्योंकि अगर उसकी ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली में हिस्ट्री है तो हमें और तरह से डील करना है। अगर उसकी यूट्राइन कैंसर की हिस्ट्री है, कैंसर्स हैं या कुछ उसकी है तो हमें और तरह से डील करना है। लिवर के प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, हमें और तरह से डील करना है। वो खुद डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कुछ है, हमें और तरह से डील करना है। तो हर औरत की रिक्वायरमेंट जो है या उसकी जो ट्रीटमेंट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। तो आप खुद से उसको HRT तो कभी भी औरतें खुद से तो ले ही नहीं सकती। तो HRT से होती क्या है मैम, ये थेरेपी जो है कैसे कराई जाती है? बिकॉज नॉर्मली नहीं पता किसी को कि व्हाट इज HRT, किसी को भी नहीं पता आई थिंक कि HRT है भी क्या, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। बिल्कुल, अब ये जो हार्मोन ओवरी बनाती है ना जी, इसको उन्होंने जानवरों के यूरिन से ईस्ट्रोजन को निकाला। ठीक है, या रिक्वेस्ट की औरतों को कि जी आप अपना यूरिन इसमें करें। प्रेग्नेंट औरतों में ईस्ट्रोजन बहुत होती है उनके यूरिन में, तो इस तरह करके ये यूरिन से भी एक्सट्रैक्ट होती है, ये बनाई भी जाती है, सिंथेटिक भी होती है। तो इसमें जो ओरिजिनल है ना ह्यूमन जो है वो सबसे इफेक्टिव होती है। लेकिन जो हमारे पास वो वाली ईस्ट्रोजन होती है
वो इट कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर भी कर सकती है कभी कभी। लेकिन अगर आप रेगुलरली डॉक्टर आपकी जो है वो आपका मेमोग्राफी करवा लेगी और सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको रीच कर लेगी। देखिए आजकल हमारी बच्चियों में स्मोकिंग बहुत आम हो रही है, वेपिंग, स्मोकिंग है, फिर कहीं 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 अल्कोहल का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। ये सारी चीजें मिलके आपको ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, फिर साथ ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होके अगर आप साथ एस्ट्रोजन भी ले रहे हैं तो ये साथ शुरू हो जाएगी। फिर आपको ब्लड थिनर्स साथ देने पड़ते हैं कि लोप्रिन है या और ब्लड थिनर्स हैं वो थोड़े से देने पड़ते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो थोड़ा सा कोएगुलेशन की तरफ को लेके जाती है ब्लड को। तो ये सारा जो है ये हार्मोन का उतार चढ़ाव खेल, जैसे आपने बिरयानी पकानी है या आपने पुलाव पकाना है तो उसके मसाले फर्क हैं वही चीजें, लेकिन आपने यूज कैसे करनी है। ये औरत की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है फिजिकल चेंज और उसके बाद साथ साथ सोशल चेंज और मेंटल चेंजेस। इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज सो इम्पोर्टेंट। लेकिन इसके ऊपर ना तो फैमिली उसको करती है, हस्बैंड को तो बिल्कुल ही नहीं ना पता कि हमने कैसे इसको डील करना हो। यार तुम हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हो, तुमसे तेरे को कोई गल पूछ लिए तू अगों इस तरह का जवाब देना, मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग सेशन। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर समीना हक, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और कहते हैं ना कि वाकई विमेन थेरेपिस्ट भी हैं। उनका ये कहना था कि जो खवातीन जिनको कहते हैं कि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिनको मेनोपॉज हो रहा है, तो उनको कैसा अपना ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी थेरेपी करवानी चाहिए, कौन कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये सेगमेंट स्पेशली हमने डिजाइन किया है उन तमाम खवातीन की जिनकी एज ब्रैकेट 40 to 45 है या 40 to 50 ईयर्स है। उसमें ये मेनोपॉज की जो स्टेज है ये एक इम्पॉर्टेंस रखती है, ये सबको बेयर करनी है, हर खवातीन को इस मरहले से गुजरना है। तो इस मरहले से गुजरने से पहले आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए हमने आपको बताया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है, वो ये है, एक इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि मर्द वफादार नहीं होते और मर्दों में जो है 100% वफादारी हो ही नहीं सकती। इस स्टेटमेंट ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है पूरे सोशल मीडिया पर और एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या मर्द वफादार होते हैं? अगर वफादार होते हैं तो वो कितने % होते हैं? अगर 100% वफादार नहीं है तो वो कितने % वफादार हैं? और जो हमारे घर में हमारे मर्द हैं, हमारे शौहर हैं, क्या वो हमसे वफादार हैं? तो जितनी भी खवातीन हैं वो इस कशमकश में लगी हुई हैं और इस सोच में लगी हुई हैं, क्योंकि रोज वो मोबाइल चेक कर रही हैं, रोज वो इंस्टाग्राम की उनकी फॉलोइंग चेक कर रही हैं, फेसबुक पे देख रही है कौन सी खवातीन अब उनके मर्द की ताड़ में हैं या उनके जो मियाँ हजरात हैं वो ऑफिस से जाने के बाद वो सीधा घर आते हैं। तो अब खवातीन ये भी कह रही है कि हमें वीडियो कॉल करें, हमें बताएं कि आप रास्ते में हैं, अच्छा हमें अपनी लाइव लोकेशन दें। तो आज हम इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे कि वफादारी का हसूल क्या है और उसके असूल क्या है और कौन सा मर्द जो है वो 100% जो है वो वफादार है। तो हमें ज्वाइन किया है आपकी मानी जानी, आपने उनको सोशल मीडिया पे देखा है, उनको वो पॉडकास्ट भी करती हैं, काफी शोज का हिस्सा भी रही हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे शो का भी हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, इट्स अ प्लेजर। वफादारी का असूल क्या है? वफादारी होती क्या? सबसे पहले मुझे ये बताएं आप। वफादारी इज समथिंग कि व्हेन यू आर, योर थॉट्स, योर इमोशंस आर लॉयल टू समबडी जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। आप अपनी सोच में, अपने एक्शंस में उस बंदे के साथ जो है वो लॉयल होते हैं। यू आर नॉट हैविंग अदर पर्सन इक्वल टू दैट पर्सन। ये आपकी वफादारी जो है, आप उसके साथ स्टैंड करते हैं अच्छे और बुरे के अंदर विदाउट क्वेश्चनिंग के गलत और सही क्या है। आपकी वफादारी उस बंदे के साथ 100% इस तरह से होती है। बट वी आर डिस्कसिंग टुडे बिकॉज इट्स द वेरी बर्निंग इशू आजकल, क्योंकि हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा डाउन जो है वो ट्रेंड नज़र आता है। तो उसकी वजह ऑफ कोर्स चीटिंग इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसका, है कि उसकी डेग्रेडेशन हुई ही इसी वजह से है
कि चीटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली आदमी 100% लॉयल होते हैं या नहीं होते, आदमी 100% लॉयलिटी, आप किसी की भी बात ये करो कि हर बंदे के लिए लॉयलिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कुछ लोगों को लगता है कि वो जो घर में जो खातून बैठी उसके बराबर उन्होंने कोई खातून तो नहीं ना ला के रख दी, दे आर लॉयल टू देयर वाइफ्स। कुछ लोगों को ये लगता है कि अच्छा अगर मेरी मोहब्बत कहीं और है, मैं मोहब्बत तो तुमसे कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक भी तुमसे है, मैं उस बंदी को जिसके साथ मेरा एक ताल्लुक बना मैं उसको तो कुछ भी नहीं दे रहा, सो आई एम लॉयल टू यू। सो बेसिकली मैं ये समझती हूँ है ना कि ये जो हमने लॉयलिटी और फिर मर्द की वफादारी को हम चैलेंज जो इस वक्त कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 100% चैलेंज मर्द जो है वो लॉयल होता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो 100% डिसलॉयल होता है, लेकिन मर्द ने अपने अपने पैमाने लगा दिए हुए हैं, अपनी अपनी पैमाने बना दिए हुए कि मैं किससे लॉयल्टी किस तरह कर सकता हूं। मर्द बिल्कुल उस औरत के साथ लॉयल होता है जिसके साथ उसका बेसिकली एक स्पिरिचुअल, इमोशनल और सेक्सुअल कांटेक्ट अच्छा होता है। अच्छा, यस, आदमी उस औरत के साथ लॉयल जिस आदमी के बच्चे हैं हाँ। उस औरत के साथ क्या उससे लॉयल नहीं है? वो बीवी के साथ लॉयल है। आप देखें अभी तक जितनी भी डाइवोर्स रेट को आप उठा के देखेंगी, आदमी अपनी औरत को नहीं छोड़ता। ये याद रखिएगा, जिस औरत से आपका बच्चा हो जाता है उसको छोड़ते वक्त आदमी कोई हजारों दफा सोचेगा, नहीं छोड़ेगा, पॉसिबल कोशिश होगी कि ना छोड़े। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ वुमन कि अगर उसने छोड़ना है, मतलब अगर उसको कोई और पसंद आ गया, वैसे भी रिलीजन भी उसको इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर उसने छोड़ना है तो वो अपने शोहर और बच्चों को छोड़ के कहीं और चली जाती है। आदमी कोशिश करेगा कि जिस औरत से उसके बच्चे हो गए उसको रखे, और चाहे वो घसीटता रहे, तकलीफ में रखे, रखे, वो उसकी बड़ी लीस्ट ऑप्शन होगी कि उसको छोड़ना चाहे। यस, इन सम केसेस ये भी होता है कि जी वो उनको छोड़ देते हैं, और डिसलॉयलिटी यस होती है, बिल्कुल होती है, उसकी बहुत सारी वजूहात है ना। हम सिर्फ एक बंदे को हॉट वाटर में नहीं छोड़ सकते कि तुम डिसलॉयल क्यों हो। डिसलॉयल, क्योंकि मैं खुद एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, मैं हर दिन हजारों, अभी तक अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें तो शायद मैंने लाखों में पेशेंट्स देखे हैं। अच्छा, इट्स बीन 15 years आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर। तो मेरी पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड 9 लाख पेशेंट्स का है, सॉरी कॉल्स का है, पेशेंट्स का नहीं कॉल्स का है, कि जिसके ऊपर क्वेरीज जो हैं वो आई। ठीक है, तो हम महीने में तकरीबन कोई 1000 तक लोग जो देख लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर रुबाब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वफादारी का इजहार मर्द कैसे करता है? स्टैंड करते थे, आपने कहा स्टैंड करेगा, इमोशंस दिखाएगा, ये तो वफादारी नहीं है। स्टैंड तो हम गली मोहल्ले में किसी लड़की के साथ भी कर सकते हैं जिसका कोई धोखा हो गया हो, स्टैंड तो हम अपनी बहनों के साथ भी कर सकते हैं, स्टैंड तो अपनी बीवी के साथ भी। ये वही करेगा जिसके अंदर स्टैंड करने की हिम्मत होगी। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट उठाया। जिस बंदे की ये वैल्यू ही नहीं है कि उसने किसी को बैक करना है, वो क्यों खड़ा होगा गली मोहल्ले की औरत के साथ? आप देखती नहीं है कि कितने को लोग खड़े हो जाते हैं गली मोहल्ले की औरत के साथ, या अपनी बहन के साथ अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है वो कहाँ खड़े होते हैं? नहीं खड़े होते। आप देखेंगे कि भाई आपको ज्यादा मर्डर करते हुए नजर आते हैं एज कम्पेयर टू फादर्स अपनी बहनों के। सो इट इज नॉट कि जी आप ये कहें जिस बंदे की ये वैल्यू नहीं है कि उसने स्टैंड करना है, वो नहीं करेगा। और हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है, सोशल लर्निंग है आदमी के लिए, कि जिसने उसको बार बार ये बात कही है कि यहाँ से प्रमाण चढ़ा है ना, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, ये तो बाहर ऐसे ही फिरते हैं, इनको तो 2-4 लड़कियों के साथ एट द सेम टाइम चक्कर होते हैं, बिकॉज यू हैव गिवन दिस एक्सेप्टेंस। आपकी सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस मर्द को और ये राइट दिया है कि वो ये कर सकता है, सो ही इज एंजॉयिंग दैट राइट। यस, इन एनी केस जो बंदा चीट कर रहा है, दैट इज नॉट समथिंग कि जो कि अलाउड है, दैट इज नॉट समथिंग कि ये इसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे। किसी चीटिंग की कोई मतलब रीजन नहीं है। क्यों बताया जाता है? हमारी बच्चियों को शादी से पहले कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मर्द है ना, तुमने सब्र करना है, मर्द है तुमने सब्र करना है। हम बच्चियों की ट्रेनिंग करते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, कोई चक्कर के साथ होगा, बीवी तो तुम ही हो ना, ये क्यों कहते हैं? Exactly. This is the wrong concept, which is giving the margin to a man to become a disloyal person. ये वो behavior है। जब आप किसी इंसान को ये लिबर्टी दे देंगे कि तुम मेरा गला काट के भी मेरे ऊपर से गुजर जाओ, तो वो क्यों आपका ख्याल करेगा? It's you who is not creating the boundaries. आपने अगले बंदे को बताना है कि आपकी आखिरी हद क्या है उस रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप की हद जो मुतय्यन होनी चाहिए वो शादी से बहुत पहले हो जानी चाहिए। और शादी के भी अगर आपकी बातचीत एक दूसरे के साथ शुरू हो गई है, वो टाइम जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। हम शादियां करते वक्त कुछ और देखते हैं, और जब शादी हो जाती है तो फिर हमें लॉयल्टी याद आती है। सो दिस इज एक्चुअली कि व्हाट प्रोडक्ट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड यू आर लुकिंग फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपने लिए एक ऐसा
क्योंकि औरतों की, मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं, आदमी आके रिपोर्ट कर देंगे जी मेरी बीवी अपने अंदर कोई रवैया चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ये कहती है कि बाहर कोई बात नहीं, तो मैंने अगर दोस्तियां रखी भी हुई हैं तो वो बाहर ही रहें घर से, घर में ना आए, घर में ना आए, हाँ। बीवी दूसरी भी ना आए और घर में वो औरत भी ना आए, उसको बाहर बाहर ही रखो, मैंने अपने अंदर चेंज नहीं करना। सो दिस इज एक्चुअली के देन अगेन चीटिंग की कोई रीजन नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी मैं चीटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरी जरूरत नहीं पूरी कर रही। टॉक टू हर, उससे बात कीजिए कि आपका ये बिहेवियर मेरे मुझे खराब कर रहा है या मुझे ये इस तरफ धकेल रहा है कि मैं कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। अच्छा, जरूरत पूरी करने की आपने बात की, जरूरत पूरी करना वफादारी के जिम्मे में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरूरत तो हम बाहर से भी पूरी करा के आ सकते हैं वो लोग, तो फिर तो आप डिसलॉयल ऑलरेडी हो गए। अगर आप जरूरत बाहर से पूरी करवा के आ रहे हैं तो आप तो डिसलॉयल ऑलरेडी हैं। अक्सर ये भी शिकायतें आई हैं, खवातीन कहती हैं कि हमें नहीं कहा जाता या हमसे नहीं कहा जाता या हम थकी हुई होती हैं, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कैसे सरवाइव कर लेते हैं। तो आप कहती क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कहती? औरतें नहीं कहती अपने मर्दों से कि जी हाँ आप कहाँ से आ रहे हैं या आपने क्यों, आप इतने दिन हो गए वी हैव नॉट मेट, आप क्यों नहीं कहती औरतें? बिकॉज उनका अपना भी एक कंफर्ट जोन है, नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे, 2-4 दिन और गुजर जाएंगे। डॉक्टर बाब, हमारे माशरे में खवातीन को ये हक दिया है कि अपने मियां से बात करके बोले भाई हमें अपना हक चाहिए। कौन सी खातून ऐसे कहती हैं हमें अपना हक चाहिए? वो तो मियां अगर रुजू करें नहीं है, ये एक्चुअली जरूरत है। हक से ज्यादा बुनियादी हक हर औरत का हक है। बिल्कुल है, ये जरूरत है। हाँ। हक से ज्यादा ये जरूरत है। हाँ। किसी भी औरत और मर्द की मेडिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल। आप उसको जो है ये नहीं कर सकते कि जी ये मेरा हक है मुझे दे दो। हाँ। हक आपका नान नकफा है जो आपको बगैर कहे मिलता है। हाँ। ये आपका एक कनेक्शन उस बंदे से जिसको आपको बिल्ड भी करना होता है और इसके लिए आपने अगले बंदे को, अभी द अदर डे आई वाज हैविंग अ कपल जो कि जिसने मुझे कहा कि मैं इस बंदी के पास हर रोज मैं जाता हूँ, जब भी जरूरत पड़ती मैं जाता हूँ, ये बंदी मेरे पास क्यों नहीं आती? क्यों? मुझे अब दौर चेंज हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप्स है, हमारे यहाँ टैबूज हैं, हमारी माँ ने हमें नहीं एजुकेट किया कि अपने खावन से ऐसी बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ रिस्पेक्टेबल एक रिलेशनशिप होता है। लुक एट दिस, आपने कहा हमारी माँ ने हमें एजुकेट नहीं किया। हाँ। हमारी माँ ने और आदमियों ने, हमारी सोसाइटी ने मर्द को एजुकेट कुछ और किया और औरत को एजुकेट कुछ और किया, दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार नहीं किया। सो फ्लॉ इज इन योर ट्रेनिंग, और जो कि आपकी ट्रेनिंग आपके ऑफ कोर्स पेरेंट्स से आ रही है, आपके स्कूल से आ रही है और आपकी सोसाइटी से आ रही है। यू इफ वी रियली वांट के जी औरत जो है ये बात कर सके, वही ये जो कपल जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, उसके बाद उन्होंने अगली बात जो है, जब मैंने उसकी वाइफ को बुलाया कि उनको बुलाइए, लेट्स टॉक टू हर, ओपन अप करते हैं चीजों को, शायद कोई रास्ता बने। मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इनको मल्टीपल टाइम्स शादी के शुरू के दिनों में आई ट्राइड टू मेक माय रिलेशनशिप विद हिम, ही वाज ऑलवेज रिजेक्टिंग मी। He was always rejecting me because कहीं उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज थी, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है। Exactly. तो जब आपने मुझे इतना रिजेक्ट किया तो मैं अपने खोल में बंद हूँ। अब मुझे डर लगता है कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। बहुत सारे आदमी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना कि हमारे यहाँ पे तो इजाजत ही नहीं है ना औरत को। फिर जब इजाजत नहीं है भाई, फिर आप उसे एक्सपेक्ट क्यों करते हो? इनफैक्ट जो है आप देखो, आपने कभी औरत को औरत बनना सिखाया नहीं है। हमारे यहाँ पे औरतें, ये जो हमारे मिलेनियंस वाली जो जनरेशन और उसके बाद की जो जनरेशन है, हम लोगों ने स्ट्रगल की है ज्यादा काम करने के लिए, एजुकेशन के लिए। हमारी माएँ तो एजुकेशन के बाद घरों में ज्यादा बैठती थी तो उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ी, वो चैलेंजेस नहीं फेस करना पड़े। इट वाज वी जिन्होंने जी ये फेस किया एग्जैक्टली कि बस में जाना है, हमने अपने आप को सुकेड़ के रखना है, पीछे को लड़का तो हमने हर वक्त अंदर हमारे डर बिठाया है आपने, और हर वक्त आपने हमें हाई अलर्ट रखा है कि कहीं कोई टच ना कर ले, कहीं कुछ, हमने यही सीखा है ना। अब हमारी बॉडी एंड माइंड ट्रेन्ड है, हमने हर वक्त ये स्ट्रेस अपने अंदर कैरी किया है। 25 साल के बाद एक आदमी आता है, वो कहता है अपने आप को डिस्ट्रेस करो और मेरे साथ जो है ये सारी चीजें, गेट अलोंग विद मी, मेरे साथ क्लोज, हाउ आई कैन बी। 25 साल आपने मेरी ट्रेनिंग की है कि तुमने किसी के करीब नहीं जाना, तुमने किसी को इवन ये भी नहीं बताया कि हैंडल कैसे करना है, सिर्फ ये बताया कि करीब नहीं जाना। फाइन, करीब नहीं जाना, मगर हैंडल कैसे करना है ये तो बताया जा सकता था, ये तो ट्रेनिंग की जा सकती थी कि अगर कोई फॉलो कर रहा है तुमने क्या आगे से जवाब देना है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तुमने कैसे रोकना है, बजाय इसके कि हम लड़कियों को डराते। इधर कुर्सी के ऊपर कोई और बैठा हुआ, कोई आदमी बैठा होगा तो आप बैठती कैसे? आप ऐसे ऐसे करके बैठती हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती हैं, कहीं कुछ टच ना हो जाए। यू हैव ट्रांसफर्ड स्ट्रेस इन अ वुमन जो कि उसकी बॉडी में ट्रेनिंग नहीं आप लोगों ने की। बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल बहुत कॉमन पूछे जाते हैं, मैं भी आपसे पूछ जाती हूँ, मोबाइल चेक करना औरत की वफादारी है मर्द से?
या उसकी लाइव लोकेशन मंगवाना जो है औरत की वफादारी मर्द से? दो चीजें है ना बात करूंगी, क्योंकि हम बहुत कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन को आजकल शेयर कर रहे हैं, विच इज स्प्रेडिंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेन। अच्छा, जो हमें समझने की जरूरत है ना, देयर आर अ पर्सनैलिटी काइंड, जो कि इनसिक्योर पर्सनैलिटी काइंड होती है, वो औरतें भी होती हैं और मर्द भी होते हैं। और वो आता कहाँ से कि उनकी अटैचमेंट अपने माँ बाप के साथ एक इनसिक्योर काइंड ऑफ अटैचमेंट होती है। आपका रिलेशनशिप वैसा ही होता है जैसा आपका अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप होता है, दैट गोज टू योर स्पाउसल रिलेशनशिप। अच्छा, अब वो जो इनसिक्योर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपने 2-3 दफा चीट कर दिया है, वो तो इनसिक्योर हो गया, उसने अब आपकी लाइव लोकेशन और ये वो पूछनी है, क्योंकि वो खुद चीटिंग कर रहा होता है। नहीं, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, जो बीवियां मांग रही होती हैं कि मुझे अपनी लाइव लोकेशन दीजिए और ये वो, एक तो उनकी इनसिक्योर अटैचमेंट ऑलरेडी है, इनसिक्योरिटीज हैं। दूसरा, अगर आपने उनको चीट कर दिया तो आपने उनकी सिक्योरिटी को डबल कर दिया, तो अब आपसे पूछ रही है। ये वन काइंड है। दूसरी काइंड जो है वो ये है कि आपको ये शक, आप खुद क्योंकि चीट कर रहे हैं तो अब आपको ये लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं चीटिंग। ये ऐसे आदमी बहुत सारे, अभी भी बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके पास मोबाइल्स नहीं है, और उनको मोबाइल में पूछूं कि अच्छा क्यों नहीं आपने दिया हो, तो दे विल से कि ये मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज करेगी, ये मोबाइल पे इंस्टा यूज करेगी, एंड देन इट इज लाइक आर यू नॉट यूजिंग इट? मैं यूज कर रहा हूँ। यस, आपकी गर्लफ्रेंड के पास नहीं, उसको मैंने 2 लेके दिए हूँ, मगर बीवी के पास एक भी नहीं है। सो दीज आर काइंड ऑफ, मतलब इस तरह के केसेस जरूर मौजूद हैं। आप खुद क्योंकि चीट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपकी बीवी भी चीट करेगी, और फिर आप उसको उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो रखते हैं। मगर जहां तक इनसिक्योरिटी का ताल्लुक है ना, इट इज कमिंग, इट इज रूटेड, ये आज की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा रुबा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डोमिनेटिंग, ऐसे मर्द होते हैं जो बहुत डोमिनेट करते हैं और वो अपनी बीवी को ये बताते हैं कि मैं इसलिए प्रोटेक्टिव रहना चाहता हूँ, तो मैं प्रोटेक्टिव रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बाहर के लोगों से कोई मुझे बईद नहीं है, बाहर माशरा बड़ा खराब है और मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन जो बाहर आदमी बैठा हुआ है उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट यू शेयर। आप देखो कि सोसाइटी को खतरा किससे? आदमी से। आदमी से आदमी को खतरा है, आदमी से औरत को खतरा है। सोचने की बात ये कि वो आदमी जिसको हम अभी डिस्कस करें वो इतना खतरनाक है कि हमें उससे, यानी मतलब ये क्वेश्चन है आपसे कि आप इतने खतरनाक हैं कि आपको, आपसे लोगों को बचाना पड़ रहा है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के आदमी जो होते हैं उनमें 2 तरह की चीजें हैं। कुछ नई रिसर्चेस अभी, बल्कि इस पे मेरी एक वीडियो भी है, द मेन हु शो यू वेरी इनसिक्योर काइंड ऑफ थिंग्स। एक्चुअली वो अपने आप में कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम जो हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपना सेल्फ इमेज हमारा अपनी नजर में क्या है, उसको ओवरकम करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे पुट सच काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन। कोशिश कर रहे होते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर करने के लिए। जब हम और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं, तो खवातीन इसको भी समझती हैं, और कुछ नहीं, इन इन्वर्टेड कॉमर्स, जब हम और कुछ नहीं कर सकते इन्वर्टेड कॉमर्स, तो फिर हम ये करते हैं। और इस चीज को लॉयल्टी समझती है कि हमारा खावंद इतना लॉयल है, हमें घर में बैठे बैठे सब कुछ ला देता है। वो कहते हैं तुम घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हें ये जो तूफान बदतमीजी है, जो लोग हैं वो तुम्हें गलत निगाहों से देखेंगे। Then again this is your social learning because your media is promoting this kind of man जो कि एक्चुअली बहुत प्रोटेक्टिव है। आप देखें जितने भी ड्रामाज आपके लगते हैं जहाँ पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाया जाता है, उनकी रेटिंग सबसे ऊपर जाती है। योर मीडिया इज प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ ड्रामाज, एंड देन आपका बॉलीवुड जो है जब एक आदमी को प्रेजेंट करता है वो उसको घर में सारा कुछ लाके दे रहा है। तो दिस इज द इमेज वी हैव क्रिएटेड फॉर अ वुमन, हाउ अ मैन कैन ट्रीट यू। आपके मीडिया ने, आपके माँ बाप ने, आपकी सोसाइटी ने ये इमेज आदमी का औरत के जहन पे क्रिएट किया। अब आदमी, अब चाहे वो बाहर सब कुछ कर रहा है, मगर आपको क्योंकि उसने बड़ा एक प्रोटेक्टेड शेल दिया हुआ है, तो आप क्यों उस पे शक करेंगे? आपको तो लगेगा ही इज टू लॉयल टू मी। यस, और वो नार्सिसिस्ट आदमी वफादार होता है? बिल्कुल होता है। नार्सिसिस्टिक आदमी वफादार होता है क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी से इतना ज्यादा लड़ रहा होता है। द रीजन बिहाइंड इट कि उसको एक बंदा चाहिए जिससे काबू हो जाए। उसके वफादार होने के रीजंस कुछ और होंगे, क्योंकि वो हर किसी के साथ जो है उसको उतना अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकता। उसकी लव बॉम्बिंग से उसको बहुत टेक्स्ट चाहिए होते हैं अपने किसी भी जो आदमी, उस औरत जो उसके साथ रहने के लिए। जब मैं ये कह रही हूँ कि एक नार्सिसिस्टिक जो है वो लॉयल इसलिए होता है क्योंकि उसको कंट्रोलिंग के लिए एक बंदा चाहिए। उस कंट्रोलिंग के लिए उसके ऊपर वो बहुत सारी चीजें जो है वो इन्फ्लेट करता है, उसको जो है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है अपनी मजबूरियों की वजह से। ही कैन बी लॉयल, बट दैट्स ऑल्सो साइकोलॉजिकल, आप इसको कहेंगे कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से वो सारा। डॉक्टर ताहिरा, वेल सेड। आपकी बात से कुछ बातें जो हैं आई एक्सेप्ट, बट कुछ बातें जो है मुझे लगता है अभी भी डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल भी हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आदमी शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, लेकिन पसंद उसको छोटी उम्र की लड़की आती है,
क्यों ये दिमाग में कोई खलल है, दिमागी प्रॉब्लम है, दिमागी बीमारी है कि एक कंपेनियनशिप जो चल रहा है लेकिन औरत वो करेगा छोटी उम्र की 18, 20, 21, 22 साल की लड़की बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये वो लोग हैं, मैं एक बहुत खूबसूरत बात आपको बताना चाहूँगी। वो आदमी जो बहुत सारी औरतों में रहना पसंद करता है, ही हैज़ अ सीरियस साइकोलॉजिकल इशू, ही हैज़ अ सीरियस साइकोलॉजिकल इशू। वो सीरियस साइकोलॉजिकल इशू ये है कि उसको वैलिडेशन चाहिए। वो जो 18-19 साल की औरत है ना, वो उसकी उस ईगो को बहुत ऊपर रखती है, तो इसलिए उसको लगता है, और वो तारीफ भी करती है, टाइम भी देती है, नखरे भी दिखाती है, तो वो उसको जो है वो ज्यादा करता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द साइकोलॉजी ऑफ अ मैन हु इज लाइक वेरी मच इनटू दिस, कि उसे 18-19 साल की औरत जो चाहिए। बट यूजुअली शादी के बाद लोगों को जो एक मैच्योर औरत होती है, जो एक सेंसिबल औरत होती है, जो कनेक्ट करती है, वो ज्यादा पसंद आती है एज कम्पेयर टू 17-18। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आपने देखा उनके तबसरे भी सुने हैं, उनके बारे में बातें भी सुनी हैं, जो कि वो बता रही थी कि मर्दों की नेचर क्या होती है, क्या मर्द 100% वफादार होते हैं। अभी भी जो है ये चीज जो है रूल आउट नहीं हो सकी कि मर्द 100% जो हैं वो वफादार होते हैं या नहीं होते। इस पे बहुत से बयानिए जो है सामने आए हैं, बहुत से तबसरे मजीद हो सकते हैं, मगर आपने जो है ना इस सेगमेंट के ऊपर जरूर कमेंट करना है, हमारे सोशल मीडिया पर जरूर देखना है। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।